गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डेल ऑपरेटर को डिस्कस किया था, कुछ डेरिवेटिव्स फार्मूलाज को डिस्कस किया था वेक्टर्स के लिए, और लास्ट में हमने फिर इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर हमारा तीन तरह का था। लाइन इंटीग्रल, एक सिंपल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट, क्लोज्ड लाइन के साथ हमने सर्कल लगा दिया। सरफेस या तो डबल से रिप्रेजेंट करो या सिंगल के साथ एस लगा दो। क्लोज्ड है तो डबल के साथ क्लोज या सिंगल के साथ क्लोज लगा के एस लगा दो। ठीक है, एस इसमें भी लगा लें आप। वॉल्यूम इंटीग्रल तीन के साथ रिप्रेजेंट वी, या फिर सिंगल के साथ लिख करके वी लिख सकते हैं। लाइन इंटीग्रल में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम P से Q मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया R, जिस ये PQ कर्व जो है वो एक वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है, A वेक्टर फील्ड में। R पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन A की तरफ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस PQ को इनफाइनाइट वेरी स्मॉल लेंथ में डिवाइड कर दिया, इक्वल लेंथ में, DL लेंथ में। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से समेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 या n तक जितने भी हैं इन सब को ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम P से Q मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम या तो ऐसे लिख दें, समेशन AI इंटू DLI, यानी A1 DL1 लेंथ हो जाएगी, A2 DL2 लेंथ, AN और DL लेंथ, यानी I इज इक्वल टू 1 से n। और लिमिट क्या है, डेल्टा DL टेंड्स टू 0। जब एक तरीके से हम डेल्टा या DL को 0 लेकर के चल रहे हैं तो वो कंटिन्यूस मैनर हो गया, और जब हम कंटिन्यूस हैं तो समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज किया जा सकता है। तो वी कैन राइट दिस वैल्यू P टू Q A इंटू DL। तो जब भी लाइन इंटीग्रल आ जाएगा तो उसको हम लिखेंगे A इंटू में DL। ठीक है, DL लेंथ को रिप्रेजेंट करता है लाइन को, और एक कर्व से या एक इंटीग्रेशन से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो आज इस लाइन इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल इज ए क्लोज फॉर ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कैसे? एक बार हम P से Q मूव कर रहे हैं, P से Q, और अगर हम Q से P भी मूव कर जाएं, इस डायरेक्शन में मूव कर गए, P से Q मूव करा तो हमने देखा था उसको हम लिख सकते हैं A इंटू DL, इस तरीके से P से Q। लेकिन जब हम Q से मूव कर जाएं, यानी एक क्लोज्ड पाथ बन जाए पूरा का पूरा, तो उसकी टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? जब हम P से Q मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर A को हम लाइन इंटीग्रल की टर्म्स में लिख सकते हैं P से Q A इंटू DL, जैसा कि पहले लिखा था। ठीक है, अब हम Q से P मूव कर रहे हैं तो Q से P के लिए भी वही वैल्यू रहेगी। अब A इंटू DL Q से P हो गया। पहले में P से Q मूव कर रहे हैं हमने, फिर इसमें Q से P। लेकिन जब हम इंटीग्रल की लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ऊपर वाले नीचे, लोअर लिमिट को नीचे और अपर लिमिट को जो है ऊपर ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम A इंटू DL को PQ लिख देंगे तो वो माइनस के साथ आ जाएगा यहाँ पर। और जब हम P से Q मूव कर रहे हैं तो A इंटू DL, जब हम Q से P मूव कर रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस P से Q A इंटू DL। ठीक है, और जब माइनस है तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल P से Q और Q से P जाने में टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि P से Q A इंटू DL है और Q से P भी A इंटू DL है, लेकिन इस Q से P को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P से Q। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज्ड पाथ, अब ये क्लोज्ड पाथ का सिंबल यहाँ लगा दिया है मैंने, A इंटू DL इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है, हमेशा के लिए याद रखनी है। Thus the line integral of a vector over a closed path is always equal to
0। अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया और इसको दूसरा नाम दे दिया कि अगर हमारे पास क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, तो उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम भी दे देते हैं। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल एंड कंजर्वेटिव फील्ड इन एनी वेक्टर फील्ड, क्लोज्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको एक तरीके से कंजर्वेटिव फील्ड भी कह सकते हैं। यानी कि अगर ये आ जाए कि लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज्ड पाथ 0 है तो वो एक कंजर्वेटिव फील्ड भी है उसका नाम। तो ये वर्ड याद रखना है, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में हमेशा क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अगर 0 नहीं आती है तो वो कंजर्वेटिव फील्ड भी नहीं है। वैसे हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर पाथ क्लोज्ड है तो लाइन इंटीग्रल हमेशा कितना होगा? 0, और वो फील्ड क्या बन जाएगा? कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, इफ ए रिप्रेजेंट फोर्स, अगर वेक्टर ए फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो जब हम पी से क्यू मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? पी से क्यू का मतलब क्या हो गया? पी से क्यू का मतलब ये हो गया कि हम एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं पी से क्यू, और ए अगर वेक्टर फील्ड फोर्स को रिप्रेजेंट कर दे तो एफ इंटू डी एस, डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क डन। कि फोर्स लगा करके चीज़ डिस्प्लेस हो गई, थिंग्स डिस्प्लेस हो गई तो वर्क डन होगा। यानी कि अगर ए रिप्रेजेंट करता है फोर्स को देन अलोंग पी क्यू, देन इट रिप्रेजेंट्स ए वर्क डन। यानी एफ इंटू डी एल, ए की जगह क्या लिख दिया हमने? ए की जगह क्या लिख दिया? एफ। तो एफ इंटू डी एल, लाइन इंटीग्रल, इट इज रिप्रेजेंटेड वर्क डन। अगर ये फोर्स हो जाए तो एफ इंटू डी एस, यही फॉर्मूला हो गया एक तरीके से आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अगर ए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देता है तो ए ई इंटू डी एल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा वो। तो लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। यानी एफ की जगह अब क्या आ गया? ई आ गया, और ई इंटू डी एल मैंने बताया आपका किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पी से क्यू लाइन इंटीग्रल, पी इंटू डी एल रिप्रेजेंट्स डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स, वी क्यू माइनस वी पी। तो ये आपका हो गया क्या? लाइन इंटीग्रल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब आता है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल 2 डायमेंशंस के लिए एप्लीकेबल है। यानी जब हम कोई एरिया लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम कंसीडर करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। जब हम कर्व की बात कर रहे थे तो पी से क्यू लाइन की तरह हम मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया है तो इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द सरफेस दैट इज बिकम्स सरफेस इंटीग्रल। अब इसके लिए क्या लिखेंगे और कैसे प्रूव करेंगे इसको? लेट अस कंसीडर एक 3 डायमेंशनल हमने स्पेस ले लिया, उसमें कोई भी रैंडम सरफेस है एस। उस रैंडम सरफेस को हमने इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल सरफेसेस एरिया में डिवाइड कर दिया। एक छोटा सा सरफेस ले लिया ये, ठीक है। इसके जहाँ ये रखा है उस वहाँ पर वेक्टर फील्ड की वैल्यू है ए, और इसका जो एरिया है वो कितना है? ds है। तो सरफेस इंटीग्रल को लिखने का तरीका ये है कि जब भी हम सरफेस इंटीग्रल लिख रहे हैं तो जो एरिया ले रहे हैं और जिस वेक्टर फील्ड में लिखा हुआ है उन दोनों को एक साथ लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एस सरफेस कंसीडर किया, ये एस सरफेस, इसको हमने ds, ds1, ds2, ds3, dsn में लार्ज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सरफेसेस एरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कंसीडर 1 एलिमेंट हमने एक ले लिया ds, छोटा सा एक एरिया, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल को क्या लिखेंगे? जैसे उसको a इंटू डी एल लिख रहे थे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a इंटू में ds। और सरफेस के लिए मैंने डबल इंटीग्रेशन यूज़ कर लिया है। हो सकता है इस कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखा गया हो a इंटू ds और s, ये भी गलत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लाइन इंटीग्रल लगा करके भी, सिंगल इंटीग्रल लगा करके आप s लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 डायमेंशन में कंसीडर होता है तो मैंने इसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। गलत ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चॉइस आपकी है इसको क्या लिखना। और ये बना कैसे है? पूरे सरफेस से एरिया के लिए
एक सरफेस इंटीग्रल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और जितने भी इसमें हैं n तक, उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल सरफेस इंटीग्रेशन आ जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, एरिया बहुत स्मॉल, ds टेंड्स टू 0 और लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ai dsi 1 a1 और ds1 2 a2 ds2 और लास्ट an dsn। यानी इन सब को अगर हम टोटल करते चले जाएं तो ये पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। और इस पूरे सरफेस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन a इंटू में ds विद s। ठीक है। अब जो सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रल होता है हमारा, वो एक तरीके से आउटवर्ड फ्लक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। 12th क्लास में थोड़ा सा आपने इस बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए वेक्टर फील्ड और आउटवर्ड फ्लक्स। तो इसको हम फ्लक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सरफेस इंटीग्रल भी है और ये फ्लक्स भी रिप्रेजेंट हो रहा है, और फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। सो वी कैन आल्सो राइट दिस वैल्यू एज फाई इज इक्वल टू a इंटू में ds। सरफेस इंटीग्रल भी है ये और फ्लक्स भी है। अगर सरफेस क्लोज्ड रह जाए, हमारा क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स एक तरीके से हो गया, और क्लोज सरफेस के लिए ये यहाँ पर सर्कल लगा दिया, एस ए डॉट डी एस। ठीक है। अगर हम ये मान करके चलें कि हमारे पास ये पाइप है, इस पाइप में से वाटर बाहर आ रहा है इस तरीके से, यहाँ से इनवर्ड है, यहाँ से आउटवर्ड है, बाहर निकल रहा है यहाँ से। तो जो एंट्री करते हुए उसकी वेलोसिटी है वो मान लिया v है। यानी एक तरीके से यहाँ पर इनवर्ड हो रहा है फ्लक्स, और यहाँ पर फ्लक्स आउटवर्ड हो रहा है। तो इसके अंदर से 1 सेकंड में कितना वाटर बाहर निकलेगा, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और वाटर, देन सरफेस इंटीग्रल v डॉट डी एस रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड। अगर v वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है 1 सेकंड के अंदर, तो इसके अंदर जितना पानी बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, v डॉट डी एस के बराबर होगी इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल में। यानी कि सरफेस इंटीग्रल का एक तरीका या एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आपका ये भी है कि हम टोटल वॉल्यूम को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना पर सेकेंड जो है वो बाहर निकल रहा है, एक तरीके से फ्लक्स। ठीक है। तो सिंपली क्या है कि जब भी सरफेस इंटीग्रल आ जाए तो उसको लिखने का तरीका a डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल s के साथ, या सिंगल लिखो या डबल लिखो, चॉइस आपकी। अगर क्लोज्ड आ जाए तो यहाँ पर सर्कल लगा देना। वॉल्यूम इंटीग्रल, द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। अब पहले लाइन था, फिर सरफेस आया, अब वॉल्यूम आ गया है कि अगर वेक्टर को स्पेस में लेते हैं हम, ठीक है, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाता है हमारा। मान लिया हमारे पास कोई एक स्पेस में रीजन है, उसका हमने छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया इस तरीके से, ये। ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई के लॉन्ग भी, जेड के लॉन्ग भी। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ऐसे ऐसे हमने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम्स में इसको डिवाइड कर दिया है। इसका वॉल्यूम dv से रिप्रेजेंट हो गया, dv1, दूसरे का dv2 एंड सो ऑन, कितने हो गए, dvn तक हो गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमने इस पूरे एरिया को स्मॉल वॉल्यूम्स एलिमेंट में डिवाइड कर दिया है, dv1 dv2 dvn तक हो गया। तो जब हम पूरे का इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना चाहते हैं पूरे सरफेस के लिए, तो उसको क्या लिखेंगे, a डॉट dv, और वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए 3 इंटीग्रेशन लगा दिए और v लिख दिया। या आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल एक इंटीग्रल v a डॉट dv। ये ध्यान रखना, जब भी आप सिंगल लिख रहे हैं, सिंगल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। अदरवाइज वो लाइन भी हो सकता है, वो सरफेस भी हो सकता है, और वो वॉल्यूम भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने 3 से रिप्रेजेंट कर दिया है तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट हो रहा है, वॉल्यूम को। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे करें, चॉइस आपकी है। और ये किसके बराबर है, जितने भी वॉल्यूम एलिमेंट इसके अंदर हैं उन सब का सम, a d1 a2 dv2
और लास्ट क्या है AN DVN, यानी समेशन I इज इक्वल टू 1 to N AI DVI, और DV टेंड्स टू 0, वॉल्यूम एलिमेंट को हमने बहुत स्मॉल ले लिया है और N की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से हम इसको वॉल्यूम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो 3 इंटीग्रल हो गए, सरफेस, वॉल्यूम एंड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, बुक्स में आप इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं जैसे आपके पास बुक हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लास्ट हमने डिस्कस करे थे, शायद आपको बताए थे मैंने। 3 चीज़ें डेल ऑपरेटर में हैं हमारे पास। एक ग्रेडियंट, जब हम डेल ऑपरेटर को स्केलर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं, ठीक है, इसको हमने डेल यू लिखा। फिर उसके बाद डेल ऑपरेटर के साथ वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में लिखा, इसको डाइवर्जेंस का नाम दिया। डेल ऑपरेटर को वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा, इसको कर्ल का नाम दिया। अब ये तीनों हमने स्टडी करने हैं डिटेल में। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए और इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ग्रेडियंट का, कि व्हाट इज़ ग्रेडियंट और इसकी वैल्यू यही आती है या नहीं आती। यहाँ तो हमने इसको लिख दिया है सिर्फ, लेकिन इसको हमने प्रूव भी करना है कि एग्जैक्टली ग्रेडियंट की वैल्यू यही आएगी, डाइवर्जेंस की वैल्यू ये आएगी और कर्ल की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन सेंड मी द मैसेज। थैंक यू।